नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बी के क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र दहालिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में और हम उसके बारे में आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारतीय संविधान भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का उल्लेख है? न्यायपालिका का मतलब कोर्ट का उल्लेख है। संघीय संघीय का मतलब किससे भैया? सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया अभी। तो कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है, ये बात आपको बतानी है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, या फिर ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई, 3 सेकंड का समय आपके पास में है और आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, यदि हम इस क्वेश्चन की सही आंसर की बात करें तो वो क्या होगा भैया? वो क्या होगा? वो होगा भैया आपका भाग 5। संविधान के भाग 5 में संविधान के भाग 5 में किस चीज का उल्लेख है भैया? न्यायपालिका का उल्लेख, आपके सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। और थोड़ा सा देख लेंगे भाई, भाग 5 में तो होगा आपका सुप्रीम कोर्ट। भाग 5 में आपका सुप्रीम कोर्ट है। इसी भाग 5 में आपका संसद है। इसी भाग 5 में आपका राष्ट्रपति है। तो संघ से संबंधित जितनी बातें हैं वो सब कौन से भी भाग 5 में है? प्रधानमंत्री हो, मंत्रिपरिषद हो, आपका जितनी भी संघ से संबंधित बातें हैं वो कौन से भी भाग 5 में बातें बताई गई हैं। थोड़ी सी बात करेंगे अपने भाग ऑप्शन नंबर ए के बारे में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में क्या है भैया? भाग 2 में आपकी नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता है। आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का जिक्र है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा। भाग 3 में क्या है भाई? तो देखिए, भाग 3 में आपके मूल अधिकार है। भाग 3 में कहां से कहां तक है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यदि मूल अधिकार की बात करें तो वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक 12 से 35 तक मूल अधिकार है। बात करेंगे भैया भाग 4 की। भाग 4 में क्या आपके? भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर क्या कहते हैं बीपीएसपी बताए गए हैं। कहां से कहां तक भी है? 36 से लेकर 51 तक। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपके बीपीएसपी बताए गए हैं। तो यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमें क्या करना भी है? सभी ऑप्शन को एक बार देख लेना है। तो सभी क्या देखना? अब देखिए, आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बात और देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी सी। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की विचारधारा कहां से बढ़ी भाई? पहले क्या होता था? जो हमारे राजा महाराजा थे वो लोग क्या करते थे? वो तो ये बातें देखते थे ना भाई। पहले काम ऐसा होता था कि राजा ने किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कि भाई आप देखिए यहाँ पर न्याय कीजिए इस क्षेत्र में। यदि जनता उसके न्याय से संतुष्ट नहीं है तो सीधी राजा के पास चली जाती थी। राजा ही क्या करता था? प्रशासन देखता था, राजा ही सेना वगैरह देखता था। मतलब अपने आप में सुप्रीम पावर हुआ करता था राजा। लेकिन जैसे जैसे भारत पर आधिपत्य हुआ ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ, तो अंग्रेजों ने जो उनके वहां पर प्रणाली चल रही थी ब्रिटेन में, वही प्रणाली कहां पर विकसित करनी शुरू करी? भारत में विकसित करनी शुरू करी। और 1773 पहली बार क्या हुआ? 1773 में एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था दी गई। क्या व्यवस्था दी गई? यहाँ सुप्रीम कोर्ट की पहली बार व्यवस्था दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था दी गई थी। इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था दी गई। इस जो एक्ट था 1773 वाला, ये आया तो 1773 में था,
और 1773 में आने के बाद में इसकी स्थापना कब हुई थी भैया, यहाँ पर स्थापना हुई थी 1774 में। 1774 में इसकी स्थापना हुई। तो जो आपका कोर्ट था, इस कोर्ट में थे आपके 4 जज। क्या थे भैया, 4 जज हुआ करते थे। देखना, जो पहले जज थे उनका नाम था हेड, लिविंगस्टन, चैम्बर्स और एलिजा इम्पे। जहाँ के एलिजा इम्पे नामक जज थे वो कौन थे भैया, प्रमुख जज हुआ करते थे। प्रमुख जज कौन थे यहाँ पर, वो थे आपके एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे प्रमुख जज थे। इनका वेतन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनका वेतन भी कई बार क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है। यदि हम बात करें दूसरे जज की, तो यहाँ पर जो दूसरे जज थे वो कौन थे, लिविंगस्टन, हाइड लिविंगस्टन। और तीसरे कौन थे भैया, वो थे आपके चैम्बर, हाइड लिविंगस्टन और चैम्बर्स। ये क्या थे भैया, सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। यदि पूछ ले इनका वेतन कितना था, इनका वेतन पूछ ले, तो जो प्रमुख जज हुआ करता था ना सुप्रीम कोर्ट का, उसका वेतन था 10,000 पाउंड। इनका वेतन कितना हुआ करता था भैया, इनका वेतन था 10,000 पाउंड। इनका वेतन हुआ करता था 10,000 पाउंड इनका वेतन हुआ करता था। मुख्य जज की यहाँ पर यदि बात करें, यदि हम बात करें ना अन्य जज की, तो अन्य जजों का वेतन हुआ करता था 8,000 पाउंड। भाई यहाँ पर तो मुख्य जज थे, उनका वेतन कितना था, मुख्य जज का वेतन कितना हुआ करता था, वो था आपका 10,000 पाउंड। 10,000 पाउंड हुआ करता था। और ये पूछ ले क्या भैया, जो अन्य जज थे, अब अन्य जज का वेतन कितना था, अन्य जज का वेतन हुआ करता था आपका 8,000 पाउंड। 8,000 पाउंड अन्य जज का वेतन हुआ करता था। तो इस प्रकार से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा था। थोड़ी सी बात करें इस एक्ट में, तो इसी एक्ट में कहा गया था कि उसके जो कर्मचारी है ना कंपनी के, वो किसानों के ऊपर जबरदस्ती नहीं करेंगे, लगान के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे। कि जबरदस्ती करेंगे तो क्या होंगे भैया, तो आप इस न्यायालय में क्या कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं। तो जब कंपनी के कर्मचारी क्या करते थे भैया, लगान वसूली करने जाते थे जनता के पास में, तो जनता क्या करती थी भैया कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम तो आपको इतना लगान नहीं देंगे, वगैरह वगैरह झगड़े होते थे। तो वो कहाँ पहुंच जाते थे भैया, यहाँ पर पहुंच जाते थे इस सुप्रीम कोर्ट में। अब इन अंग्रेजों को लगा कि यार हमने तो अपने गले में क्या कर लिया भैया, हम यहाँ पर इनको सुशासन देने थोड़ी आए हैं, हम तो यहाँ पर कमाई करने के लिए आए हैं। अब ये तो हमें लगान तो देते नहीं, कोर्ट में जाकर बैठ जाए। तो उसके बाद में एक एक्ट लाया गया था 1784 का एक्ट। उसके बाद में एक नया एक्ट लाया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। और इस एक्ट में कहा गया कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं, यदि वो लगान वसूली के दौरान, किसानों से लगान वसूली के दौरान यदि कुछ जबरदस्ती भी करते हैं, तो उनके द्वारा की गई कार्रवाई के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। कौन से एक्ट में कहा गया, 1784 के एक्ट में ये बातें बताई गई। तो इसे कहते हैं सेटलमेंट एक्ट या फिर पिट्स इंडिया एक्ट इसे कहते हैं। तो जब ये वाला एक्ट आया, इस समय गवर्नर कौन हुआ करते थे भाई, इस समय आपके गवर्नर हुआ करते थे वारेन हेस्टिंग महोदय। गवर्नर हुआ करते थे इस समय वारेन हेस्टिंग महोदय। वारेन हेस्टिंग्स इस समय गवर्नर थे भारत के। और ये क्या करे भैया, यार हमने तो मतलब क्या कर लिया, एक तरह से व्यवस्था खराब कर दी। हम किसानों से वसूली के लिए जाते हैं और ये क्या करेंगे, झगड़े वगैरह हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाके बैठ जाते हैं। तो इस व्यवस्था को खत्म करो। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए आएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यदि हम इससे थोड़ा डीपली जाएंगे तो क्या होंगी, बातें बहुत बढ़ जाएंगी। उन सब बातों पर हम जब चर्चा करेंगे, जब हम इन चीजों को थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे। बाकी अब क्या करना, हमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना है। तो देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। देखिए संविधान के जो व्याख्याकार हैं और संरक्षक हैं वो कौन है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, फिर भारत के मुख्य, भारत के महाअधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन है भैया, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देने वाले हैं। 3 सेकंड का समय आपके पास में है, 3 सेकंड का समय आपके पास में दिया गया है। तो बताएं भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यदि हम बात करें भैया इस क्वेश्चन के राइट आंसर की,
भाई संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, फिर भारत। तो कौन है भैया? वो है आपके सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट संविधान के संरक्षक हैं, या फिर अभिभावक पूछा जाएगा, या फिर पालनकर्ता पूछा जाएगा, या फिर व्याख्याकर्ता कौन है। कोई बातें संविधान की समझ में नहीं आ रही, अब ऐसे मतलब कुछ बातें संविधान में ऐसी लिखी हुई है जो अधूरी लिखी हुई है कि भाई अब उन बातों को सही रूप से कि भाई इसका अर्थ क्या निकाला जा सकता है, तो उनकी व्याख्या करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। यदि संसद कोई ऐसी विधि बनाती है, संसद कोई ऐसी विधि बनाती है जो क्या करे भैया, जो कानून मतलब हमारे मूल अधिकार है उनका उल्लंघन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस विधि को आर्टिकल 13 के अनुसार, आर्टिकल 13 के अनुसार रद्द कर सकता है। उस विधि को, उस विधि को रद्द कर सकता। भाई आपने एक बार देखो, हमारे अधिकार है, जो हमारा अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार, कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, हम अपना देश का धर्मनिरपेक्ष है। अब संसद ने कोई कानून ऐसा विकसित कर दिया कि आज के बाद में भारत के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू होगा, या आज के बाद भारत में रहने वाला हर व्यक्ति बुद्धिस्ट होगा, यहाँ पर मुसलमानों को आजादी नहीं है, या फिर हिंदुओं को आजादी नहीं है, या फिर किसी एक वर्ग विशेष की आजादी छीन ली जाती है धार्मिक रूप में, क्योंकि आज के बाद में आपको केवल किसी विशेष धर्म का पालन करना होगा। इस प्रकार की विधि संसद ने बना दी, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास में कहां से अधिकार आएगा उसे रद्द करने का? तो जो आपका आर्टिकल 13 है ना, आर्टिकल 13 कहता है, इसी आर्टिकल 13 में बताया गया है कि संसद यदि कोई ऐसी विधि बनाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, तो सुप्रीम कोर्ट उन विधि को रद्द कर सकता है, मतलब उस हद तक वो विधि शून्य हो जाएगी। ये बात बताइए आपको आर्टिकल 13 है। तो आपका कौन हो जाएगा भैया? सुप्रीम कोर्ट यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो कहां से कहां तक भैया सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था संविधान के कौन से आर्टिकल में भैया? संविधान के आर्टिकल नंबर 124 से लेकर और 147 तक, 147 तक सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल्स दिए गए हैं। संसद की बात करेंगे तो संसद कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 और 79, 80 और 81 में 80 और 81 क्यों लिखे? क्योंकि 80 में आपकी राज्यसभा है और 81 में आपकी लोकसभा है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आर्टिकल ये संविधान के राष्ट्रपति 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति का जिक्र है, आर्टिकल 52 से लेकर राष्ट्रपति तक का इसका जिक्र है। और यहाँ पर जो महाधिवक्ता है ये आर्टिकल 76 में है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। अब हमें अपने इसी क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा और फोकस करना। भाई सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पर बात हुई है, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को कैसे रद्द करेगा? तो जो आपका कौन सा आर्टिकल है, यहीं पे लिख लेंगे दो आर्टिकल, एक तरफ लिखेंगे आर्टिकल 3, आर्टिकल कौन सा लिखेंगे भाई? आर्टिकल 13। इसमें लिखेंगे यदि संसद कोई कानून बनाती है, कोई कानून ऐसा बनाती है जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, तो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों की बात हुई है यहाँ पर, को अधिकार है कि वह उस कानून को शून्य घोषित कर दे, शून्य
मतलब शून्य का मतलब होगा समाप्त, शून्य समाप्त कर दे। कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल नंबर 13 के अनुसार। मैंने आपको कोई धार्मिक वाली बात बताई, संसद ने कोई कानून ऐसा बना दिया आज के बाद में यहाँ पर किसी धर्म विशेष के लोगों को धार्मिक मान्यता नहीं है, तो आर्टिकल 13 के अनुसार वो लोग कहाँ जाएंगे कि भैया देखो हमें तो आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक क्या भैया धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन संसद ने कानून बना दिया कि भाई अब हमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, तो इन आर्टिकलों का हवाला देकर के हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कौन सा आर्टिकल के अनुसार? भाई देखना, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे आर्टिकल 32 के अनुसार। यदि हम यहीं पर थोड़ी सी बात करेंगे, भाई संसद ने कोई कानून ऐसा बना दिया धर्म के विरुद्ध हो, अब हमें धार्मिक आजादी 25 से लेकर 30 के आर्टिकल में, अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। कौन से आर्टिकल के अनुसार? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे हम आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार। आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार हमें अधिकार है, यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम चले जाएं सीधे सुप्रीम कोर्ट। अब हमें अधिकार दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट जाने का आर्टिकल 32 के अनुसार। अब आर्टिकल 32 के अनुसार में अधिकार है, तो अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 का यूज करेगा। आपने ऐसी विधि क्यों बनाई जो धार्मिक स्वतंत्रता का विरोध करती है? आर्टिकल 25 से 30 में धार्मिक स्वतंत्रता है, संसद ने कोई कानून ऐसा बना दिया, फिर हम चले गए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमारे तो धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आर्टिकल 32 के अनुसार हम वहां पर गए, आर्टिकल 13 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कि भी देखिए कोई ऐसा आर्टिकल है जिसके अनुसार हम ऐसे कानून रद्द कर सकते हैं। जी हाँ है, आर्टिकल नंबर 13, इसके अनुसार उस विधि को शून्य घोषित करेंगे। और हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है पीसीएस वगैरह में, यदि आपने पीसीएस वगैरह का एग्जाम दिया है तो यदि इस कोई कानून है और उस विधि का कोई हिस्सा मान लो भाई 30% हिस्सा सही है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहेगा इस विधि का 30% हिस्सा सही है, इसे रहने दो। 70% हिस्सा जो है इस विधि का वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो आप उस विधि को क्या करो, आप क्या करोगे, उस विधि को रद्द कर दो, उस हिस्से को 70% भाग दो। तो ये क्या है भैया आपका चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, भाई 3 सेकंड का समय आपके पास में है, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएं भैया, किसके पास है भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार? मतलब मैंने बात आपको क्या बताई, व्याख्या करने का मतलब समझाने का अधिकार। भाई संविधान में कोई बहुत सी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो नहीं समझ में आती, अब उनका क्या अर्थ निकाला जाए? भाई वकीलों ने लिखा हुआ संविधान है, एक प्रतिष्ठित भाषा में लिखा हुआ है, तो उसमें बहुत से शब्द ऐसे लिखे जो नहीं समझ में आते, या कुछ बातें ऐसी होती हैं भाई जो उस समय नहीं थी और आज है, तो उन बातों को समझाने का अधिकार किसके पास में है? व्याख्या करने का अधिकार आपके सुप्रीम कोर्ट के पास में है, सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। तो यहाँ से इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। और मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में एक बात और बता दूं, ये पहला क्वेश्चन था, हम जा सकते हैं भैया इस आर्टिकल के अनुसार तो हम कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हमारे पास में एक आर्टिकल और है, आर्टिकल नंबर 226, आर्टिकल 226, इस आर्टिकल के अनुसार हम कहां जाएंगे? इस आर्टिकल के अनुसार हम जा सकते हैं आपके हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के अनुसार, आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, अब वो आपको एक बार देख लेना है जरूर। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। तो व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास में है, सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। कहां से कहां तक भैया? भाई सर्वोच्च न्यायालय 124 से लेकर और 147 तक, ये बातें संविधान में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक बात करेंगे। आपके लोकसभा अध्यक्ष, तो वो कहां से कहां तक भैया? लोकसभा अध्यक्ष आपके आर्टिकल नंबर 93, 94 और 95 में लोकसभा अध्यक्ष का जिक्र किया गया है। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल का जिक्र कहां पर भैया? आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल का जिक्र है।
राष्ट्रपति 52 से लेकर और आपके 61 में राष्ट्रपति का जिक्र है पूरी तरह से, और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं जिनमें राष्ट्रपति को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो आपके पास में चार ऑप्शन दिए गए हैं। यूपीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में खेल हो जाएगा, क्योंकि देखो भाई आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी बताया और आपने भारत सरकार अधिनियम 1935 भी बताया था। दो ऑप्शन आ गए। तो भाई जो आपका 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट था ना, उस समय उसका नाम सुप्रीम कोर्ट नहीं था, वो कहाँ का न्यायालय था? भाई जो आपका 1773 वाला एक्ट था, यहाँ पर केवल बंगाल, कहाँ पर भैया, ये बंगाल के लिए था, क्योंकि 1773 में पूरे भारत के ऊपर थोड़ी अंग्रेजों का अधिकार था, पूरे भारत के ऊपर थोड़ी अंग्रेजों का अधिकार था, बहुत सारा क्षेत्र ऐसा था जो अंग्रेजों से बचा हुआ था। तो लेकिन 1935 का जो एक्ट था, जब 1935 के एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो पूरे अखंड भारत पर, जो आपका कौन सा भैया, पंजाब वाला, उसमें पाकिस्तान वाला, बांग्लादेश वाला और ये जो भाग थे, सब पूरे पर किसका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उस सुप्रीम कोर्ट की जो यहाँ पर स्थापना की गई थी 1935 के एक्ट में, तो मूल रूप से कौन सा माना जाएगा आपका? 1935 वाला, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहां से माना जाएगा। अब बात करें थोड़ी सी 1935 के एक्ट की। तो 1935 के एक्ट में ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट। अब आया तो एक्ट 1935 में था, स्थापना कब हुई आपकी? 1937 में। स्थापना कब हुई आपकी? 1937 में इसकी स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। फिर एक्ट 1935 में आया, 1937 में इसकी स्थापना हुई। कितने न्यायाधीश थे इसमें? इसमें 7 न्यायाधीश थे। न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? न्यायाधीश संख्या कितनी थी? संख्या थी इसमें 7। न्यायाधीशों की संख्या इसमें 7 हुआ करती थी। एग्जाम पूछ लेगा मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे आपके मॉरिस गोयल। मॉरिस गोयल मुख्य न्यायाधीश थे। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। मॉरिस गोयल मुख्य न्यायाधीश थे। 1937 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी दिल्ली, कहां पर था इसका स्थान? दिल्ली में। जो 1773 वाला था वो एक न्यायालय था खाली, और उसकी स्थापना कहां पर की गई थी? उसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत तो नहीं है इसमें, तो भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बीपीएससी 1998 का पूछा गया क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया, यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया, बीपीएससी 1998 में पूछा गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया, तो इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। मुख्य न्यायाधीश की अतिरिक्त न्यायाधीश है। देखो क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा आपका, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश हैं? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यूपी पुलिस और एसएससी एमपी से पूछा गया क्वेश्चन है, कितने अन्य न्यायाधीश हैं? तो कितने अन्य न्यायाधीश हैं भैया? तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, काट करके 33 कर लेंगे इसको, 33 कर लेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्तमान में कितने भैया? कुल है 34, कुल 34 है, और उसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है, उसमें से एक तो मुख्य न्यायाधीश है, और 33 कहते हैं, 33 आपके अन्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया उस समय कितने हुआ करते थे? 30 हुआ करते थे, लेकिन संसद ने अब इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? 33 प्लस 1, 33 प्लस 1 यानी 34 कर दी है। उस समय हुआ करते थे 31 जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था।
एक मुख्य है 30 अन्य है, लेकिन वर्तमान में कितनी है 33 और 1 का अनुपात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? भाई आरआरबी एनटीपीसी 2000 आरआरबी एनटीपीसी 2006 का पूछा गया क्वेश्चन है। बताएंगे आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएंगे किसके पास है वृद्धि करने का अधिकार। तो कौन सा आर्टिकल है भैया, कौन सी संस्था है आपकी? संसद। संसद को सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है। जो आपके मूल मूल संविधान में कितने जजों की व्याख्या भैया? मूल संविधान में कितने जज है भैया? मूल संविधान में है 7। मूल संविधान में है 7। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 34। 1 प्लस 33। एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश है। मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या पूछता तो वहां से आपको 7 लगाना है। यदि आपसे पूछता भैया वर्तमान में तो कुल 34 है और एक 33 प्लस 1 से अनुपात बन जाएगा। यदि हम बात करें भैया किसी यहाँ से प्रधानमंत्री कौन से आर्टिकल में है? 74, 75 और 78 में इनडायरेक्ट रूप से जिक्र है। 74 में क्या बताएगा? प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र कराएगा कि मंत्रिपरिषद की सब होगी, उसका एक अध्यक्ष होगा, इसे प्रधानमंत्री कहेंगे। 78 में कहा गया कि प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति क्या मंगाएगा? सरकारी काम का ब्यौरा मंगा सकता है। तो यहाँ से इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संसद आर्टिकल 79, राष्ट्रपति 52 से लेकर 61 तक है और आपका इतनी ही बातें यहाँ से पूछी जाएंगी। सब आर्टिकल जो एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता, अहर्ता की यहाँ पर बात की है, कौन सी योग्यता होनी चाहिए? यूपीपी से 1998 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सी योग्यता होनी चाहिए भाई? देखिए, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष, लगातार कम से कम 5 वर्ष तक तथा 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। लगातार 5 वर्ष के रूप में कार्य कर चुका हो। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। वह एक परंपरागत विधिवेत्ता हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निम्नलिखित में कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है भाई। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। वह एक परंपरागत विधिवेत्ता हो। उपयुक्त में से कोई भी। तो इसका मैंने सोचा है ऑप्शन नंबर पर क्या सोचा, मैंने सोचा यहाँ पे लिखा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं सोचा मैं क्या ये भी ऑप्शन नंबर इसका ये भी सही है। ऑप्शन नंबर मैंने बी भी पढ़ा है, ऑप्शन नंबर सी भी पढ़ा है जब थ्योरी पढ़ रहे थे इसमें। तो मैं सोचा मैं कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। तो अब देखा मैंने इसका आंसर उपयुक्त में से कोई भी। तो आपको ये लगाना, मैंने इसका आंसर पता क्या पढ़ लिया यहाँ पे, मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो इसको लिख लेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त में से कोई भी एक। तो ऑप्शन इस प्रकार से बन सकता, लिख लेंगे चारों में से या फिर उपयुक्त में से कोई भी एक। उपयुक्त में से कोई भी एक, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। तो आप कौन सा लगा लेंगे? ऑप्शन नंबर डी यहाँ से लगा लेंगे। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर यदि ये वाली योग्यता भी उसके पास ना हो कोई बात नहीं, 10 वर्षों तक क्या रह चुका हो? वकील रह चुका हो। उच्च न्यायालय की यहाँ पर बात है, यहाँ पर भी उच्च न्यायालय की बात हुई है, ध्यान रखना। अधिवक्ता रहा हो, वह राष्ट्रपति की नजर में एक परंपरागत विधिवेत्ता हो। लेकिन क्या यही बातें हैं जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त किया जाएगा? नहीं, और भी बहुत सी बातें हैं। तो उनके लिए एक कॉलेजियम प्रणाली होती है, मतलब जब राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होगी, माने मैं जज सुप्रीम कोर्ट में या फिर आप हैं, तो आप क्या बताएंगे भैया कि मेरे बाद में आपको इसे नियुक्त करना, राष्ट्रपति को बताएंगे। राष्ट्रपति जी कहेंगे आपने किसी से पूछा? मैं कहूंगा भाई हाँ पूछा। किससे पूछा? जो 4 अन्य न्यायाधीश हैं, जो वरिष्ठ न्यायाधीश का कॉलेजियम प्रणाली होती है, 5 न्यायाधीश होते हैं उसमें, जो वरिष्ठतम होते हैं उसमें एक मुख्य है, 4 अन्य होते हैं,
उन 4 अन्य से पूछ करके क्या देना होता, जवाब देना होता राष्ट्रपति को, और बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाता। यदि उनमें से दो ने भी ये कह दिया ना कि भाई हम नहीं मान रहे, तो फैसला नहीं माना जाएगा, फिर दोबारा से पूछा जाएगा, फिर राष्ट्रपति को जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रपति बाध्य है उनकी बात को मानने के लिए। सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि यदि सरकार का इंटरफेयर कोर्ट के अंदर होने लगा तो फिर क्या होगा भैया, न्याय प्रणाली सरकार के अधीन आ जाएगी, जो कि क्या है, लोकतंत्र व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति। तो भाई बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लगता है क्या होगा? तो मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूं तो होने वाला आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल नंबर 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भाई ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया एसएससी 2014। एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप देंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में से किसे परामर्श करता है? भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम की दृष्टि से क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के महान्यायाधीश से, या फिर भारत के विधि या फिर कानून मंत्री से? ये बात यहाँ पर पूछी गई है। तो भाई आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देंगे, बताएं। 3 सेकंड का समय आपके पास में है। किससे सलाह करते हैं राष्ट्रपति जब नियुक्ति करते हैं? तो बात करेंगे। देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं भैया? राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं मुख्य न्यायाधीश से कि महोदय आप बताएं आपके बाद में किसकी नियुक्ति की जाए। तो देखिए किसकी नियुक्ति की जाए भैया? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेंगे भाई। बार बार एक होती है न्यायिक समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट में आपने नाम सुना होगा, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियरी रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब जब एक न्यायिक समीक्षा हो रही थी तो 1998 में क्या हुआ? 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो क्या नियुक्ति करेगा? लिखेंगे मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी? मुख्य मतलब सीजेआई, सीजेआई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश से सलाह लेकर अन्य न्यायाधीश से सलाह लेकर क्या बताएंगे? राष्ट्रपति को बताएंगे। मतलब जो वरिष्ठ जो आपके सीजेआई हैं वो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं 4, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं 4। टोटल कॉलेजियम प्रणाली में कितने होते हैं? कुल होते हैं इसमें 5 न्यायाधीश, 5 होते हैं कुल। कितने होंगे इसमें? 5 होंगे। एक मुख्य है और 4 कितने? 4 होते हैं अन्य। कौन से होते हैं? वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वरिष्ठ जस्टिस होते हैं। अब जो सीजेआई होंगे वो इन 4 से सलाह लेंगे कि अब हम अगला न्यायाधीश किसे नियुक्त करें। तो वो 4 बताएंगे भी आप इसको नियुक्त कर दो। अब जो भी इनमें से बहुमत होगा जिसका, भाई ऐसा 3 ने कह दिया आप इसको नियुक्त करवा दो भैया, ठीक है, प्रस्ताव भेजे राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति क्या करेंगे? अपनी मुहर मार देंगे, उनको जज बना दिया जाएगा। सरकार का इसमें इंटरफेयर कुछ नहीं होता। तो क्या होती है? कॉलेजियम प्रणाली होती है। अब उसके बाद क्या हुआ? 2014 में मोदी जी चुनाव जीत गए। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट बनी, बीजेपी सरकार बनी।
बीजेपी सरकार बनी। अब इसमें पीएम कौन थे भैया? पीएम बने आपके मोदी जी। पीएम मोदी जी बने और ये पीएम मोदी जी एक आयोग लेकर एनजैक, नेशनल जुडिशरी एक्ट काउंसिल, एक क्या है, एक इन्होंने 99वां संशोधन करा, इन्होंने 99वां संशोधन करा। 99वां संशोधन किया कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए इन्होंने क्या किया, एक पैनल बना दिया कि आज के बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति जो होगी उसमें सरकार की भी क्या होगी, सरकार की भी भागीदारी रहेगी जब सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होगी। तो इस 99वें संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया अपनी न्यायिक समीक्षा में कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार का दखल नहीं होगा। तो किस आर्टिकल के अनुसार कर दिया गया? इन्होंने अपनी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत कर दिया कि आप क्या कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, इससे आप क्या कर रहे हैं, भी न्यायपालिका के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी इससे संबंधित, बाकी बातें जब देखेंगे जब अपनी थ्योरी पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो कहां से ली गई है आपके, फ्रांस से ली गई है तदर्थ न्यायाधीश। भी यूपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, कहां पर है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में। तो कहां पर है भैया तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहां पर हो सकती है? तो इस तरह से लिख लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में की नियुक्ति हो सकती है। लिख लेंगे ऑप्शन ए में भी दोनों। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, अब देखना भी यहां से होगा, जब न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, न्यायालय की क्षेत्र के लिए न्यायाधीशों की कोर पूर्ति नहीं होती, तो कब होते तदर्थ न्यायाधीश? न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, न्यायाधीश के क्षेत्र के लिए न्यायाधीशों की कोरम की पूर्ति नहीं होती, न्यायाधीश नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध, न्यायाधीश स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं, तदर्थ न्यायाधीश। तो चार ऑप्शन लग रहे हैं, मैं तो इसके हर ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा दोस्त, तो इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। क्वेश्चन डिफाइन फॉर मिस्टेक्स। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है? ये कौन कर सकता है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति? अब देखिए नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्याय कौन करता है, राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर कौन करेगा, आपके राष्ट्रपति तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब तदर्थ न्यायाधीश कौन सा आर्टिकल में संविधान के, यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपके आर्टिकल नंबर 127 में तदर्थ न्याय 127 में तदर्थ न्यायाधीश की बातें की गई है। ज्यादा डीपली देखेंगे तो एग्जाम की दृष्टि से क्या हो जाएगा, थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सीजीपीएससी चंडीगढ़ पीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना जरूरी है, 10 वर्ष। तो लेकिन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी मतलब रह सकते हैं, कितने वर्षों तक रह सकते हैं? अब देखिए वहां पर जो व्यवस्था दी गई है वो दी गई है 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष का तो कार्यकाल, 6 वर्ष का तो कार्यकाल होगा इनका, 6 वर्ष कार्यकाल है, 65 वर्ष।
65 वर्ष आयु। 6 वर्ष का कार्यकाल जो भी पहले हो, मतलब यदि 6 वर्ष कार्यकाल होगा या फिर 65 वर्ष, इन दोनों में जो भी पहले हो वो क्या होगी भैया, वो इनमें से हो जाएगा। मतलब देखिए कोई व्यक्ति 63 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट का जज बना तो वो 2 साल रहेगा, कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट का जज बना 3 साल रह जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होते हैं भैया, इनकी नियुक्ति होती है। तो कौन सा जगह है, ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया, एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी, अब देखना भी एसएससी 2000, एसएससी 2001, एसएससी 2002, एसएससी 2011 और एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब मुझे आप बताइए, क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा इसका, 65 वर्ष तक रहेगा। कब तक रहेगा भैया, 65 वर्षों तक रहता है। आरआरबी 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से किन आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार, असमर्थता, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये सी था, ये शायद यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ हो जाएगा। तो कदाचार और असमर्थता दोनों के आधार पर हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूछ लेगा हटाने का अधिकार कौन सा आर्टिकल में? इस प्रकार से एग्जाम पूछा जाएगा, हटाने का आर्टिकल कौन सा? तो देखिए 124, आर्टिकल नंबर 124, आर्टिकल नंबर 124 का सब क्लोज 4, आर्टिकल नंबर 124 का सब क्लोज 4 में महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत हटाते हैं। महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत हटाते हैं, महाभियोग प्रक्रिया। आर्टिकल 124 सब क्लोज 4 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब हटाने का जो पैमाना होता है वो क्या होता है, वो देख लेंगे एक बार। तो जो आपकी संसद, संसद यानी राज्यसभा प्लस लोकसभा, संसद में राज्यसभा प्लस लोकसभा जो हटाएंगे, किस प्रकार से हटाएंगे? आपकी संसद है, इस संसद में कुल सदस्यों का बहुमत लिख लेंगे। दो परिस्थिति होती है, या तो पहली होगी कुल सदस्यों का बहुमत हो, कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत हो, या तो ए ऑप्शन हो, या फिर लिखेंगे वोट देने वाले उपस्थित, लिखेंगे उपस्थित, वोट नहीं, उपस्थित सदस्यों का, उपस्थित सदस्यों का 2/3 से पारित हो गया इसका। अब उपस्थित तो भैया आपका हो गया, उपस्थित तो 50 भी है संसद में, 100 भी है। तो यहाँ पर एक शर्त भी होती है, या तो कुल सदस्यों का बहुमत हो, या फिर 2/3 सदस्य है। भाई आपके 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा का बहुमत कितना है? 272। 272 से तो लोकसभा से पारित हो, राज्यसभा में 250 सांसद हैं, तो राज्यसभा से कितने से पारित हो? 126 सांसद से राज्यसभा से पारित हो, और 272 से कहां से पारित हो? आपके लोकसभा से पारित हो। यदि इतनी भी नहीं है तो 2/3 बहुमत से पारित हो उपस्थित सदस्यों का। लेकिन दोनों में जो भी ज्यादा हो, दोनों में जो भी ज्यादा हो, 102 मतलब बहुमत तो होना जरूरी है। यदि 2/3 भी हो रहा, कुल सदस्य हैं 543, मतलब लोकसभा के 543 सदस्य हैं, 550, उनका 2/3 तो 272 से बहुत ज्यादा बैठ जाएगा। तो 272 तो होने जरूरी है, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे आगे से बोलो तो ये 2/3 वाली कोई प्रक्रिया है। इसके बाद में वो प्रस्ताव कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। राष्ट्रपति आदेश दे देंगे भैया इन व्यक्ति को हटाया जाए, तो उन पर क्या होगी? महाभियोग की प्रक्रिया सिद्ध हो जाएगी, उनको हटाया चला जाएगा। हालांकि अभी तक भारत के अंतर्गत किसी को हटाया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो आपको मिलेगा, इनको मिलता है 2,80,000 रुपए प्रति माह। 2,80,000 रुपए मिलता है मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को मिलता है 2,80,000 रुपए। 2,50,000 रुपए मिलता अन्य न्यायाधीश को, अन्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट।
अन्य न्यायाधीश को मिलता सुप्रीम कोर्ट के 2,50,000। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? मैंने आपको अभी बताया, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों को कितना मिलता है आपका? उन न्यायाधीशों को मिलता है आपका 2,50,000 रुपए। सर्वोच्च न्यायालय को 2,80,000 रुपए। जो सर्वोच्च जो सीजेआई है मुख्य न्यायाधीश, उनको मिलता है 2,80,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तब उनका काम कौन करेगा? देखिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होते हैं तो उनका काम कौन करता है? राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, उनका काम करेंगे उपराष्ट्रपति। कोई व्यवस्था ऐसी भी तो होगी भाई, कई बार व्यवस्था ऐसी भी तो हो भैया, एक बार बताओ, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, कौन संभाल लेगा दोनों पद को? मुख्य न्यायाधीश संभाल लेंगे सुप्रीम कोर्ट के। भैया मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश, भैया वो भी ना हो तो फिर छोटे न्यायाधीश, वो भी ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी। कई बार ऐसा होता है राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति को, तो प्रक्रिया अपनाई जाती है, मुख्य न्यायाधीश अपनाई जाती है। हुआ क्या पता, एक बार 1969 की बात है शायद, हाँ 1969 की, तो हेपतुल्ला जी थे। अब जो भारत के न्यायाधीश थे, जो सभी राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन, उनका निधन हो गया। तो भैया 1969 में, तो पहले इसको राइट आंसर देख लेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा इसका। तो थोड़ी सी प्रक्रिया देख लेंगे एक बार। 1969 में क्या हुआ भैया? जाकिर हुसैन का निधन हो गया, भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, इनका क्या हुआ? इनका निधन हो गया भैया, जब निधन हो गया तो राष्ट्रपति का पद हुआ खाली, राष्ट्रपति का पद हुआ खाली। अब जब राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उनका चुनाव कराने के लिए तो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब कई बार तो पहले ऐसा होता था कि भाई जो पहले राष्ट्रपति बनने के लिए उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचना जरूरी होता था, लेकिन इस समय तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया कि भी हम अब की बार राष्ट्रपति अपना बनाएंगे, और जो उपराष्ट्रपति थे इस समय मौजूदा उपराष्ट्रपति कौन थे? इस समय मौजूदा उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। अब इन वीवी गिरी जी ने क्या किया? अपना इस्तीफा दे दिया कि देखिए मैं उपराष्ट्रपति नहीं रहूंगा, मैं तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। अब इन्होंने क्या दिया? अपना इस्तीफा दे दिया। अब देखिए राष्ट्रपति का पद भी खाली और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली। उपराष्ट्रपति का पद भी क्या हुआ? खाली हुआ। तो ये वाली व्यवस्था तब अपनाई गई थी, और उस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो क्या बनाए गए थे भैया? उन्होंने दोनों पद संभाले थे भारत के। तो ये वाली व्यवस्था 1969 में पैदा हो गई थी। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? भाई जस्टिस एम हेपतुल्ला, मैंने आपको बताया था, जस्टिस एम हेपतुल्ला, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। तो इन्होंने क्या किया भैया? 1969 में क्या थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। मैंने आपको बताया चुनाव वाली प्रक्रिया थी, जाकिर हुसैन का निधन हो गया, वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया, वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति का निधन हुआ, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, दोनों पद खाली हो गए, दोनों पद संभाल लिए उन्होंने। कि दोबारा क्या हुआ भैया? सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति का पद भी संभाला इन्होंने कार्यवाहक के रूप में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हालांकि अंदर इतने ही क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग अपने 29 क्वेश्चंस कंप्लीट करे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। कितने मिनट की होगी यार? तो